नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी फर्म का विघटन दिवालिया सहित। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि साझेदार के दिवालिया घोषित होने का क्या आता है। तो क्या होता है कि जब एक साझेदार के द्वारा देय दायित्व उसकी रोकड़ एवं अन्य संपत्तियों से अधिक हो जाते हैं और वह उनका अर्थात उन दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर उस साझेदार को दिवालिया घोषित किया सकता है। तो क्या होता है कि जब साझेदार अपनी पूंजी खाते की कमी को स्वयं पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है, क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके दायित्व अधिक है, उसकी रोकड़ और संपत्तियां कम हैं, तो वह जो उसकी पूंजी की कमी है उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे दिवालिया मान लिया जाता है। इस संबंध में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 42 के अनुसार भिन्न अनुबंध के अभाव में एक साझेदार के दिवालिया होने पर उस फर्म का विघटन हो जाता है। अर्थात यदि साझेदारी फर्म में किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं है कि एक साझेदार दिवालिया घोषित होगा, तो क्या करेंगे? तो क्या होगा, ऐसे अनुबंध के अभाव में उस फर्म का अनिवार्य विघटन हो जाता है। और साझेदारी फर्म के अनिवार्य विघटन होने पर जो दिवालिया साझेदार है वह अपनी पूंजी को पूरा, जो पूंजी की कमी है उसको पूरा नहीं कर पाता है, और यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उस दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को किस प्रकार से पूरा किया जाए। तो इस संबंध में दो नियम प्रचलन में है। पहला नियम यह है कि जो दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को जो सक्षम साझेदार हैं वह अपने लाभालाभ अनुपात में पूरा करेंगे। और दूसरा है गार्नर बनाम मर्रे विवाद का जो निर्णय था, कोर्ट ने दिया था, उसके अनुसार जो सक्षम साझेदार हैं वह पूंजी की कमी को पूंजी के अनुपात में पूरा करेंगे। ठीक है, तो यह क्या है गार्नर बनाम मर्रे का विवाद, इसे पहले हम समझ लेते हैं। क्या हुआ था कि तीन साझेदार थे। कौन कौन थे? एक गार्नर, दूसरा मर्रे और तीसरा बिल्किंस। और ये तीनों बराबर अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते थे। और जो बिल्किंस है वह दिवालिया हो जाता है, और उसके दिवालिया घोषित होने पर क्या होता है कि वह अपनी पूंजी की कमी को पूरा नहीं कर पाता है। जैसा कि आप पहले एक बार चिट्ठे को देख लें कि जो गार्नर है उसकी पूंजी तो 2500 है और मर्रे की पूंजी है 314 रुपए, और कैश फर्म के पास कितना है? 1916 रुपए का। लेकिन जो बिल्किंस है उसकी पूंजी की कमी है, बिल्किंस डिफिशियंसी जो है वह कितनी है? 263 की है, और वसूली की हानि जो है वह हुई थी 635। लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना है? 635। तो जो बिल्किंस है दिवालिया हो गया और वह कुछ भी ना दे सका। तो ये जो 263 हैं, इस 263 को अब कौन पूरा करेगा? सक्षम साझेदार। सक्षम साझेदार कौन कौन है? गार्नर है और मर्रे है, ये दोनों ही पूरा करने वाले हैं। तो किस अनुपात में पूरा करेंगे? जब ये कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया था, ठीक है, तब क्या करते थे? जो सक्षम साझेदार हैं वह इस हानि की पूर्ति को, जो बिल्किंस की पूर्ति है, वो लाभालाभ अनुपात में करते, जो कि बराबर है। इस हिसाब से कुल हानि जो हो जाती है वो हो जाती है 898 रुपये। 898 को गार्नर बराबर लेगा, वहन करेगा, और इतना ही मर्रे करेगा। इस हिसाब से गार्नर और मर्रे के बीच बनता 449। गार्नर पूरे करता और मर्रे भी 449 की पूर्ति करता। लेकिन मर्रे के साथ समस्या ये थी कि उसकी पूंजी ही 314 रुपये थी। जब 314 उसके पास है और उसको पूरा कितने करने हैं? 449 रुपये, तो उसको 135 और लेके आने थे, 135 और लेके आने पड़ते। और जो गार्नर है उसको जो कैश है 1916 और जो 135 बिल्किंस लेके आने वाला है, ये पूरा का पूरा पैसा किसको मिल जाता? गार्नर को मिल जाता। और मर्रे को इससे समस्या थी। मर्रे चाहता था कि जो हानि की पूर्ति है उस हानि की पूर्ति को जो सक्षम साझेदार है अर्थात गार्नर और मर्रे के बीच उसकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाए। और इसी बात को लेकर वह कोर्ट चला गया, और कोर्ट ने क्या निर्णय दिया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो समझ लेते हैं कि कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। सबसे पहला जो निर्णय था वह यह था कि दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शोधसम जो साझेदार हैं वह पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। अर्थात जो सक्षम साझेदार हैं वह दिवालिया साझेदार की जो पूंजी की कमी है उसे पूंजी के अनुपात में बांटेगा। अभी कैसा बांटा था? बराबर बराबर। लेकिन अब
इस निर्णय के बाद यह हानि जो है पूंजी के अनुपात में बांटी जाएगी। दूसरा निर्णय यह था कि ये पूंजी की कमी को पूंजी के अनुपात में बांटना है। तो पूंजी का अनुपात क्या होगा? तो पूंजी का अनुपात होगा दिवालिया जो घोषित हुआ है उसके पूर्व जो अंतिम चिट्ठा था उसमें जो पूंजी दी होगी, ठीक है, उस पूंजी के अनुपात में बांटा होगा। अर्थात क्या होगा? पूंजी का अनुपात होगा उस पूंजी के आधार पर हो निकालना चाहिए जो विघटन के पूर्व बनी हुई चिट्ठे में थी। ठीक है, तो विघटन के पूर्व जो चिट्ठा बना होगा उसमें जो पूंजी दी होगी उस पूंजी का अनुपात निकाल लिया जाएगा और उस पूंजी के अनुपात में क्या होगा, जो है सक्षम साझेदार जो है पूंजी की कमी, जो दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी है उसको पूरा करेंगे। अगला जो निर्णय था, वसूली की हानि को यथावत लाभालाभ अनुपात में बांटा जाएगा। अर्थात इस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वसूली की हानि को जो है लाभालाभ अनुपात बांटने में ही भलाई है। ठीक है, अगला क्या था? वसूली की हानि को शोधसम साझेदार जो है नकदी में लाएंगे। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गार्नर बनाम मर्रे विवाद में। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, जो हानि की पूर्ति होती थी या पूंजी की कमी होती थी उसको जो है सक्षम साझेदार बहन तो करते थे लेकिन नगद लेके नहीं आते थे, क्योंकि पहले से पूंजी लगा के रखी है। लेकिन इस विवाद में निर्णय दिया गया कि वो सभी साझेदार जो सक्षम हैं तो वह साझेदार नगद में कैश लेके आएंगे। ठीक है, जितनी भी हानि होगी कैसे लेके आएंगे? वसूली की हानि को कैश लेके आएंगे। अब कैश लेके आएंगे। ठीक है, तो इस निर्णय के बाद जो है सब कुछ बदल गया। अब समस्या यह आती है कि भारत में कौन से नियम लागू हैं। ठीक है, तो भारत में ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि गार्नर बनाम मर्रे विवाद के जो कि इसको लागू करना है कि नहीं करना, लेकिन अमूमन इस निर्णय को लागू माना जाता है। और क्या किया जाता है, ये जो नकदी वाला है इसमें छूट हो सकती है अगर आप सवाल कर रहे हो, लेकिन अगर प्रश्न में लिखा है कि आपको प्रश्न गार्नर बनाम मर्रे विवाद के तहत करना है तो क्या करना होगा आपको? अब आपको वसूली की हानि को सोच होता है। ये जो पूंजी की कमी है इस संबंध में निर्णय दिया गया था कि पूंजी का अनुपात जो होगा उसी पूंजी के अनुपात में होगा या निकालना चाहिए जो विघटन के ठीक पहले अंतिम आर्थिक चिट्ठे में दी गई हो, और उसमें संपत्तियों की वसूली से संबंधित कोई समायोजन ना किया गया। ध्यान रखना है कि जो वसूली की हानि है उस हानि को ना तो पूंजी में जोड़ा जाएगा ना घटाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये समस्या आ जाती है विद्यार्थियों के साथ कि वो वसूली की हानि को भी एडजस्ट करने के बाद जो पूंजी का अनुपात होता है उसमें जो है पूंजी उसी को पूंजी का अनुपात बना लेते हैं, जो गलत होगा। क्या होगा कि आपको क्या करना है, चिट्ठे की पूंजी देखना है, उसमें संचय या लाभ को जोड़ लेना है, अगर कोई घटाना है। ठीक है, अब जो है हम एक सवाल के द्वारा इस समस्या को समझे कि गार्नर बनाम मर्रे विवाद के तहत लेखे कैसे बनाए जाते हैं। तो सवाल इस प्रकार से है कि एक फर्म में ए, बी और सी साझेदार हैं जो लाभालाभ को 4:3:3 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने विघटन का निर्णय लिया और संपत्तियों का जो है जो संपत्तियों की राशि है वसूल करने का तथा इनका बंटवारा करने का जो है बी को नियुक्त किया गया। संपत्तियों की राशि वसूल करने और इनका बंटवारा करने के लिए बी को नियुक्त कर दिया गया। बी को इस काम के बदले में क्या होगा, स्टॉक और देनदारों की वसूली राशि पर 5% पारिश्रमिक के रूप में दिया जाएगा और वसूली के सभी व्यय जो हैं वही वहन करेगा। ठीक है, जितने वसूली के व्यय होंगे अब बी को चुकाने पड़ेंगे क्योंकि उसको कमीशन मिल रहा है 5%। फर्म द्वारा बनाया गया विघटन के दिन का चिट्ठा निम्न था। चिट्ठा दिया गया है कि जो लेनदार हैं वो 59,000 है, पूंजी जो है ए और बी की 30,000 और 20,000 है, टोटल 50,000 है। चिट्ठे का योग दिया गया है। इस तरफ आ जाते हैं संपत्ति पक्ष में, जो बैंक है 1500 के थे, देनदार जो थे 45,500 के, उसमें से प्रावधान घटाया गया है। स्टॉक है और सी का आदि विकास, अर्थात जो सी है, सी की पूंजी की कमी है, यह कितनी है 4,500 रुपए। बी ने वसूली का निम्न विवरण दिया। बी ने जो अपना काम पूरा किया उसने क्या कहा कि देनदारों से क्या हुआ है 35,000 और स्टॉक पर 45,000 रुपए, और ख्याति के लिए ख्याति से कितने प्राप्त हो गए 2,000।
जो कि यहाँ पर नहीं दिए गए थे, लेकिन ख्याति के प्राप्त हो गए तो हम प्राप्त कर लेंगे। लेनदारों को 57,500 में चुकता कर दिया गया और इसी भुगतान को पूरा मान लिया गया, अर्थात पूरा 57,500 में ही पूरा भुगतान हो गया है 59,000 का। 500 रुपए अदत्त लेनदारों को भुगतान किया गया है। ऐसा कोई लेनदार दिया नहीं गया था चिट्ठे में, लेकिन भुगतान किया गया है तो कर देंगे। समापन के व्यय 600 हुए। समापन की जिम्मेदारी हमने किसको दी थी? बी को, तो बी ने स्वयं अपने खाते से अपने निजी पैसे से उसको चुका दिए। सी दिवालिया हो गया, जो सी की कमी थी वह दिवालिया हो गया और वह उसकी निजी संपत्ति से केवल 3,000 रुपए दे सका। अर्थात क्या हुआ कि जो पूंजी की कमी है ये कितनी थी? 4500 की, उसमें से 3,000 रुपए दे पा रहा है। ठीक है, गार्नर बनाम मर्रे के निर्णय के ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है? पूंजी खाता बनाना है, वसूली खाता बनाना है और बैंक खाता बनाना है। तो सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले हम जो चिट्ठा दिया गया है, चिट्ठे से संपत्तियों को डेबिट में लिख लेंगे और दायित्व होंगे तो क्रेडिट में लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हम संपत्तियों को। तो ये देखिए बैंक लिखा गया है, बैंक को यहाँ ट्रांसफर करना नहीं, बैंक खाता सबसे अंत में बनाया जाता है। देनदार कितने के हैं? तो देनदार पुस्त मूल्य पर लिख लिए जाएंगे, तो लिख देते हैं टू डेटर्स 45,500। अब देनदारों में से जो प्रावधान घटाया गया है ये वास्तव में दायित्व की तरह है, तो इसको कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट में। तो लिख देते हैं बाय रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 2500 रुपए। इसके बाद स्टॉक को लिख लिया जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 60,000। ठीक है, इसके बाद संपत्तियों में क्या बचता है? कुछ नहीं बचा है। अब तो सी की पूंजी की कमी है तो वो बाद में लिख लेंगे। अब लेनदार को लिख लिया जाएगा क्रेडिट में, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना आ जाएगा? 59,000। इस प्रकार से हमने चिट्ठे से सभी संपत्तियां जो वसूली खाते में आनी चाहिए थी वो हमने लिख ली है डेबिट में और दायित्वों को हमने लिख लिया है क्रेडिट में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? वसूली का कार्य प्रारंभ होगा जो बी ने किया है। तो बी ने क्या 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 किया है देख लेते हैं। बी से कितना क्या बी ने जो जानकारी दी है वो देनदारों से 35,000, स्टॉक से 45,000 और ख्याति के 2,000, अर्थात कुल मिला के 82,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। तो इसको लिखेंगे हम क्रेडिट पक्ष में बाय बैंक अकाउंट। कुल कितने दिए? ठीक है, आगे लिखा है कि लेनदारों को भुगतान किया है 57,500, तो भुगतान करेंगे हम डेबिट में एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट। कितने का पेमेंट किया है? 57,500 का। आगे लिखा है 500 रुपए लेनदारों को और दिए, अदत्त लेनदारों को दिए हैं, फिर से लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 500 रुपए लिख दिए। फिर क्या हुआ है? समापन के व्यय 600 हुए, जो किसने चुकाए हैं? पी ने चुकाए हैं, फर्म ने नहीं चुकाए हैं, तो इसका लेखा यहां पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से जो भुगतान है और जो वसूली है वो हो चुकी है, तो हम दोनों पक्षों का योग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम और पढ़ लेते हैं कि जो बी को नियुक्त किया गया है उसको 5% कमीशन मिलना है। किस पर? स्टॉक और देनदारों की वसूली पर। तो स्टॉक और देनदारों से कितने प्राप्त हुए? कुल मिला के 35 और 45 80,000। 80,000 का 5% कहां लिखा जाएगा? जो बी को पारिश्रमिक दिया जाएगा, जो कि वसूली व्यय होंगे और वसूली व्यय को डेबिट में लिखा जाता है। और चूंकि ये बी को दिया जा रहा है तो बी के नाम से लिखा जाएगा टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा ये? 4,000 रुपए। 80,000 का 5% 4,000। इसके बाद दोनों पक्षों का योग कर लिया जाएगा और आप देख पा रहे हैं कि डेबिट का योग अधिक है, तो अंतर की राशि को क्रेडिट साइड में लिख लिया जाएगा। कितना अंतर आ रहा है? 24,000 का। अर्थात हमने डेबिट के योग में से क्रेडिट का योग घटाया तो 24,000 आ गया और इस 24,000 को सभी साझेदार लाभालाभ अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं बाय कैपिटल्स अकाउंट। कौन कौन है? ए, बी और सी। किस अनुपात में बांटेंगे? 4:3:3। तो 24,000 गुणा 4/10 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे करोगे? 24,000 को गुणा कर दोगे 4/10 से, फिर बी के लिए 3/10 से और सी के लिए 3/10 से। तो हमने इसको हल किया है तो कितने आए हैं? ए को आए हैं 9,600, बी को आएंगे 7,200 और सी को आएंगे 7,200। कुल मिला के हो जाते हैं 24,000। तो इस प्रकार से हमारा वसूली खाता बनकर तैयार हो गया है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बना लेते हैं प्रारूप। सबसे पहले 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। ए बी सी दोनों पक्ष में लिख लिया हमने, डेबिट साइड भी और
क्रेडिट साइड भी। सबसे पहले पूंजी खाते का शेष लिखा जाता है। तो पूंजी खाते का शेष क्रेडिट शेष होता है। क्रेडिट में लिख दिया बाय बैलेंस बीडी, कितना, ए का 30,000 और बी का 20,000। सी का संपत्ति पक्ष में लिखा है अर्थात इसका डेबिट शेष है, तो लिख देंगे हम बाय बैलेंस बीडी डेबिट साइड में, और सी वाले कॉलम में लिख देंगे 4,500 रुपए। इस प्रकार से हमने चिट्ठे से पूंजी खाते का शेष लिख लिया है। इसके बाद क्या करेंगे हम, चिट्ठे में अगर किसी प्रकार का कोई संचय या कोई किसी प्रकार का कोई पुराना लाभ या अवितरित लाभ होगा तो उसका बंटवारा हम लाभालाभ अनुपात में करके पूंजी खाते में लिख देंगे। लेकिन प्रश्न में इसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं कि जो वसूली खाते में हमने मदद लिखी है उससे जितनी भी एंट्री है वो यहाँ पर हम कर लेंगे। तो देख लेते हैं पहले वसूली खाते में हमने कहाँ कहाँ पर कैपिटल्स का नाम आया था। तो एक बार आया था डेबिट में टू बीस कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट साइड आया था वाई कैपिटल अकाउंट, ए और बी सी तीनों के नाम थे। तो इनका लेखा हम जो डेबिट में मद है उसका क्रेडिट में लेखा हो जाएगा, और जो क्रेडिट में है उसका लेखा डेबिट में हो जाएगा। तो कर लेते हैं लेखा। सबसे पहले जो है क्रेडिट में कर लेंगे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और बी की जो 4,000 रुपए थे वो बी वाले कॉलम में हम लिख देंगे 4,000 रुपए। और पूंजी की जो कमी है वसूली खाते की जो हानि है उसको हम लिख देंगे डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,600, 7,200 और 7,200। बच्चों अब हमने वसूली खाते से जितनी भी मदें पूंजी खाते में आ सकती थी उसका लेखा कर लिया है। अब हम सवाल को आगे करेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कि ये जो पूंजी की कमी ये जो वसूली की हानि है, ये जो 9,600, 7,200 और 7,200 ये जो वसूली की हानि है गार्नर बनाम मर्रे विवाद में नगद लाई जाती है। तो इसका लेखा कहाँ कर देंगे हम, नगद लेके आएंगे बाय बैंक अकाउंट 9,600, 7,200 और 3,000। 3,000 क्यों, क्योंकि जो सी है वह सिर्फ 3,000 दे सका है। हानि कितने की हुई थी, उसकी 7,200 की आ रही थी, लेकिन वो सिर्फ 3,000 दे सका। तो ये जितने दे रहा है उतने ले लिए हमने, जो नहीं दे पाया तो क्या करेंगे, दिवालिया हो गया है। अब सवाल को हम आगे करते हैं, ठीक है। तो जो ए है और जो बी है ये सक्षम साझेदार हैं। ये जो सक्षम साझेदार हैं ये जितनी भी सी की पूंजी की कमी होगी अब, ठीक है, 4,500 रुपए थे और 7,200 में से भी कम दे पाया वो, ठीक है। तो जितनी भी कमी होगी, मतलब कितने की कमी आ रही है, ये हम अगर देखें तो 4,500, 7,200 इनको जोड़ा और उसमें से 3,000 घटा दिए तो अंतर की राशि आती है 8,700। और इस 8,700 को, ठीक है, जो सक्षम साझेदार हैं वो किस अनुपात में पूरा करेंगे, पूंजी के अनुपात में। और पूंजी कितनी कितनी थी इनकी, जो चिट्ठे में दी गई थी। कहां दी गई थी, चिट्ठे में दी गई थी। चिट्ठे में कितनी पूंजी दी गई थी, 30,000 और 20,000। अर्थात ए और बी सी की पूंजी की कमी को, जो कितनी है 8,700 की है, उसे पूंजी के अनुपात में अर्थात 3:2 में पूरा करेंगे। अर्थात 8,700 गुणा 3/5 तो किसका निकल आएगा, ए पूरा करेगा। कितना, 5,220। इसी प्रकार से हम बी का निकाल लेंगे। 8,700 गुणा कितना, 2/5 कितना आएगा, 3,480। ठीक है, अब पूर्ति हो गई है तो इसका लेखा हम डेबिट साइड में भी कर देंगे। लिख देते हैं डेबिट साइड में टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और राशि किसके कॉलम आएगी, ए और बी के कॉलम में, क्योंकि ए ने निकाल के दिए अपने खाते से और बी ने दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो दिवालिया साझेदार है उसकी जो कुल पूंजी की कमी थी 8,700 की, उसे सक्षम साझेदारों ने पूरा किया है, ठीक है। तो अब सी के कॉलम का योग तो बराबर हो गया है, ठीक है। अब जो सक्षम साझेदार हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी, ये इनका योग कर लिया जाएगा इनके कॉलमों का, और देखा जाएगा कि क्या इनकी राशि इनको और लेके आनी है कि निकाल के ले जाएंगे। तो देखते हैं टू बैंक अकाउंट जो योग करेंगे हम,
ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि इस सवाल में लिखा था कि जो बी है उसको 5% कमीशन दिया गया था, 5% कमीशन दिया गया था, 4,000 आया था और उसने 600 रुपए के व्यय किए थे। तो क्या होता है कि जो भी व्यय कोई साझेदार करता है उन व्ययों को सबसे पहले वसूल करने का अधिकार होता है। तो 600 पहले इसको चुका देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं हम, पहले उसको 600 रुपए नगद दे देते हैं। ये 600 रुपए हमने उसको नगद दे दिए। इसके बाद दोनों पक्षों का योग कर लिया जाएगा और क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है, ठीक है। तो अंतर की राशि को डेबिट लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि साझेदारी फर्म का विघटन हो गया है। जितनी अंतर की राशि होगी वो साझेदार निकाल के ले जाएंगे, ठीक है। तो योग आया है ए का 39,600, ठीक है, और अंतर की राशि जो है 24,780 आती है, जो कि वो निकाल के ले जाएगा। बी का योग आया है 31,200 और अंतर की राशि है 19,920 रुपए, यह भी निकाल के ले जाएगा। सी को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका तो बराबर योग हो गया था। अब दोनों पक्षों का हम योग कर देते हैं और योग हो जाता है बराबर। तो बच्चों, इस प्रकार से जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो बनकर तैयार हो जाता है। अब सबसे अंत में बनाया जाता है बैंक खाता, और बैंक खाता बहुत ही आसान होता है बनाना, क्योंकि इसमें आपने जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है और जो कैपिटल अकाउंट बनाया है उसमें जहां जहां पर भी बैंक का नाम आया है उसके आधार पर लेखे कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर सबसे पहले देख लेते हैं हम वसूली खाते में। वसूली खाते में कहां कहां पर बैंक का नाम आया है, ये देखिए, एक बार आया है क्रेडिट में और 2 बार आया है डेबिट में। तो क्रेडिट वाले को कहां लिख लेंगे हम, डेबिट में, और डेबिट वाले को कहां लिख लेंगे, क्रेडिट में। क्या नाम लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट का। तो लिख लेते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितना, 82,000। और ये जो डेबिट वाली मद है उनको कहां लिख दिया जाएगा, क्रेडिट में लिख लिया जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 57,500 और 500, ठीक है। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में जो बैंक का नाम आया है, एक बार आया है कहां पर, क्रेडिट में, तो इसको डेबिट में लिख लेंगे। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट कितने कितने आए थे, 9,600, 7,200 और ये 3,000 लेके आया था। इसके बाद जो अगर हम देखेंगे कहां पर नाम आया है, ये आया है डेबिट में, ठीक है। डेबिट में आया है 600, ठीक है। किसके कॉलम में है, बी के, तो लिख देंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट 600। फिर कहां पर आया है, ए के कॉलम में और बी के कॉलम में, तो बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट और उसकी राशि लिख देंगे और दोनों पक्षों का योग कर देंगे और योग बराबर आना चाहिए। यदि योग बराबर नहीं आया अर्थात हमने कोई लेन देन या कोई सवाल में लिखने में कोई त्रुटि कर दी है। योग कर देते हैं। योग डेबिट क्रेडिट का योग आ गया है 1,03,300 और इतना ही आ रहा है डेबिट साइड का। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने बैंक खाता भी बना लिया है और इसी प्रकार से सवाल को हल किया जाता है, ठीक है। आशा है आपको समझ में